हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में मित्रों। और समय हो चला है कि हम हिंदी की क्लास शुरू करें। हिंदी की कक्षा में आप सभी लोग जितने भी हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे अधिक से अधिक जुड़ें। मैंने कहा था कि यहां से बोले गए हर वाक्य में कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान आपको निश्चित रूप से मिलना चाहिए कि जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। कोई भी बात बेमतलब नहीं होनी चाहिए। अभी आपने सुना कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। आप ये बताइए कि हिंदी है हम, इसमें हिंदी शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है हिंदी शब्द का? हिंदी की भाषा या हिंद के निवासी, इन दोनों में से एक मतलब इस शब्द का बनेगा, वो बताइए। कमेंट्स कर दीजिए जी। नमस्ते, अभिनंदन बहुत बहुत आपका, गुड इवनिंग, राम राम जी, बहुत बहुत आभार कि आप जुड़ते हैं इस समय और कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हिंदी है हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा, हम हिंदी हैं, अर्थात हिंदी शब्द का इस गीत में जो प्रयोग हुआ है वो किस लिए हुआ है? हिंद की भाषा के लिए या हिंद के निवासियों के लिए? यह गीत किसका है, किसने लिखा और किस पुस्तक में लिखा? अगर आप ये बातें बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं समझता हूं कि अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप वास्तव में हिंदी प्रेमी हैं, आप हिंदी भाषा बड़ी आसानी से सीखेंगे। जी जुड़ जाइए सभी बच्चे, शेयर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को, निश्चित समय होता है हमारे आने का, बस आपका निश्चित नहीं है। आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोशिश कीजिए कि यह संख्या बढ़े। जो आपकी कमेंट्स आ रही हैं, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज मैं ज़्यादा कमेंट्स तो इस वीडियो में नहीं लूँगा इस क्लास में, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है वो बहुविकल्पीय प्रश्न की नहीं है, वो संधि, जो कि हमारी पहली वीडियो जा रही है, यहाँ दूसरा अध्याय है। और मैंने ये उचित समझा कि वर्णमाला के बाद में संधि पढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप जान चुके हैं कि ह्रस्व स्वर क्या हैं, दीर्घ स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं। तो इसके बाद में जो हमारी क्लास ये रहेगी, संधि की हम शुरू कर रहे हैं और संधि के विषय में जानेंगे। लेकिन पहले आप जुड़ तो जाएं, हमें लगे तो सही। बिल्कुल शाबाश, शेयर कीजिए वीडियो लगातार। देखिए जैसा हमारा वादा है आपके साथ, हम वो निभाते हैं कि 8 बजे आपके लिए हम तैयार रहते हैं अपना पूरा होमवर्क करके कि हमें क्या कुछ पढ़ाना है, अपने बच्चों को क्या कुछ सिखाना है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यही चीज़ें आपकी सफलता का स्तंभ बनेंगी साथियों। जी बहुत बढ़िया, आपके कमेंट्स आए हैं कि हिंद के निवासी, अच्छा कुछ हिंद की भाषा भी बता रहे हैं। और गीत के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल, शाबाश, वेरी गुड मोहम्मद इकबाल। और गीत किस पुस्तक में था? पुस्तक का नाम है तराने हिंद। सुना है आपने सब बच्चों ने ये गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी में एक लाइन आती है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है। यहां मोहम्मद इकबाल ने इस में हिंद शब्द का, जो हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया है, वो किया है कि हम हिंद के निवासी हैं। क्योंकि जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है, और जब पहले इसका प्रयोग किया जाता था तो वो जो ईरानी थे वो सिंध को हिंद बोलते थे और हिंद के निवासियों को हिंदी बोला करते थे। आइए शुरू करते हैं। आज हम संधि की ये पहली क्लास है। आप शेयर करते रहिएगा, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ही आपके साथ साथ हम भी बढ़ेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। यहां पहला जो संधि की परिभाषा लिख दी गई है कि संधि होती क्या है, संधि कहते किसे हैं, यहीं से ज्ञान शुरू हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो हुई थी उसमें पहले पूछा गया था कि संधि में किसका मेल होता है। दो अक्षरों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, या दो शब्दों का मेल होता है, या दो वाक्यों का मेल होता है। संधि अर्थात समझौता, अर्थात ज्वाइन, अर्थात ज्वाइंट होना, मिलना, वो देखेंगे। लेकिन संधि कभी बिना शर्त के होती ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देखें यहां लिखा हुआ है बच्चों कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, किसके मेल से? वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं।
ये संधि की परिभाषा यहां है, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ लीजिए कि संधि दो वर्णों के मेल को बोलते हैं। वर्ण क्या होते हैं बताइए? वर्ण बड़ा होता है या अक्षर? अक्षर बड़ा होता है। प्रत्येक अक्षर में वर्ण होता है, लेकिन वर्ण में अक्षर नहीं होता है। नहीं पता है तो आप हमारी जो आरंभिक कक्षाएं हैं, जो वर्णमाला हमने पढ़ाया है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे कि वर्ण क्या है। देखिए, अगर मैं लिखूं यहां मैं, तो ये क्या है बेटा? ये अक्षर है। जिन्होंने कक्षा नहीं ली है पहले ये बताना पड़ेगा। और यदि आप मैं में ये लिख दें आप, तो यहां से आपने किसको अलग कर दिया? ए को अलग कर दिया। और ये दोनों ही वर्ण हैं, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। लेकिन आप बताइए कि जो अंतिम वर्ण है वो ए है, क्योंकि इस में ए छुपा हुआ है। ठीक है, आप बताएं के में क्या वर्ण है? ए, क्योंकि संधि यहीं से शुरू होगी। का में क्या वर्ण है? आ। क्लोजिंग देखिएगा लास्ट, इसमें ए है, इसमें आ है। की, तो यहां कौन सी ई आ गई? बड़ी ई आ गई। तो आपको यदि ये पहचान है तो संधि आसान हो जाएगा। ठीक है, देखें, इन्होंने लिखा है कि संधि जो है दो वर्णों का मेल है, लेकिन वर्णों में कौन से वाले वर्ण? संधि में पहले शब्द जो पूर्व पद होता है, भाई दो पद होंगे, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, एक पहला और एक बाद वाला। तो जो पहला पद होगा उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण, इनका मेल होगा। और मेल होने से परिवर्तन निश्चित होगा। कैसे? आप देखें, यदि ए और ए मिल जाते हैं तो इससे क्या बनता है? आ बनता है। कैसे? मेल देखिएगा आप पहले, या कोई अन्य एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा अभी धर्म प्लस अर्थ, तो क्या इनका मेल धर्मर्थ होता है या धर्मार्थ होता है? इन दोनों में कौन सा होगा? तो धर्मर्थ तो शब्द गलत है, ये तो होता ही नहीं है। क्या होता है? ये आपका होगा धर्मार्थ। अब धर्मार्थ में आप देखिएगा कि इसमें तो कहीं भी आ है ही नहीं, लेकिन यहां ये आ कहां से आया है? उन्होंने क्या लिखा है? विकार होगा। विकार माने चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा। तो यहां अंतिम वर्ण क्या हुआ? ए। मिला किससे? ऐसे। और क्या बना? आ बना। तो ये पहली शर्त यहां संधि की है। संधि इसी शर्त पे होती है कि विकार जरूर होगा। आया समझ में? बिल्कुल। धर्म प्लस अर्थ का धर्मार्थ होगा, और इसमें आ बन गया है तो इसी को हम विकार बोलेंगे। विकार माने परिवर्तन होना। पहले बोलते थे उदर विकार, जब वैद होते थे तो उदर विकार, उदर माने पेट, विकार माने बीमारी होना, रोग होना, परिवर्तन होना, कि रोज के जैसा नहीं है, आज कुछ अलग है, तो उदर विकार हो गया है। तो हिंदी ऐसी आसान भाषा है, अगर आप केवल शब्दों पे ध्यान देंगे तो आ जाएगा। यहां इन्होंने कहा कि संधि विच्छेद का क्या अर्थ है? कि संधि में मिलाए गए वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले जाना, अर्थात वापस ले जाना। अब यहां अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या इसका संधि विच्छेद धर्म प्लस अर्थ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब आ कहां गया? आ समाप्त हो गया, क्योंकि अगर ये मूल अवस्था में चले जाएंगे तो वही हो जाएंगे जो थे, अर्थात ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और आ हो जाएगा, खत्म। तो संधि वर्णों का मेल है, उसे संधि बोलेंगे। संधि विच्छेद वर्णों का अपनी मूल अवस्था में अर्थात वापस आ जाना ही क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। आइए देखते हैं, थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा हमें। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? तो अगर हम संधि के प्रकार देखेंगे तो संधि 3 प्रकार की है। आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें समझने में जब भी अच्छा लगेगा जब आपको वर्णमाला अच्छे से आती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए,
एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है बच्चे विसर्ग संधि। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि स्वर संधि में जो मेल होगा वो स्वर प्लस स्वर। बहुत कम शब्दों में एक बहुत अच्छी परिभाषा आप लीजिए, स्वर का मेल केवल स्वर से होगा तो वो आपकी कौन सी संधि होगी, वो आपकी स्वर संधि होगी। और व्यंजन में, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि व्यंजन में मेल होगा व्यंजन का व्यंजन से। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यंजन में क्या होगा, जो मेल होगा वो व्यंजन का जो मेल होगा वो होगा स्वर से या व्यंजन से। समझ में आया? स्वर का मेल केवल स्वर से होगा और व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। ऐसे ही विसर्ग संधि की परिभाषा बनेगी, मेल किसका होगा, विसर्ग का, लेकिन हो किसी से भी सकता है, स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। व्यंजन लिख लीजिएगा, उधर जगह कम है तो ये आप कॉपी पे तसल्ली में चीजों को सीख लीजिएगा। स्वर संधि में स्वर का मेल केवल किससे होगा, स्वर से होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है, जबकि विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। वरना पहली परिभाषा से तो ये अर्थ होना चाहिए था कि स्वर का मेल स्वर से, व्यंजन का मेल व्यंजन से और विसर्ग का मेल विसर्ग से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये संधि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न केवल इतना बनता है, यहां से अभी अगर देखें तो पहला क्वेश्चन क्या निकलता है कि संधि किसे, संधि में मेल किसका होता है, तो आप कहेंगे 2 वर्णों का मेल होता है। अगला प्रश्न बोलेगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी हो, तो वो ये हो गए, और मेल इस प्रकार से होगा। अब इनकी डेफिनेशन हमें समझने के लिए आइए आगे बढ़ना होगा, देखते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले यहां आया नंबर 1, 3 प्रकार की संधि में पहला आया है कि स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो स्वर संधि में ये आप ध्यान रखेंगे कि जो मेल होता है वो स्वर का मेल स्वर से होगा। ठीक है, अब बात अगर प्रकार की करें तो समझ लीजिए, स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो हैं 5। मैं बताता हूं, अभी ऐसे लिखेंगे तो एक साथ आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5। विस्तारित यहां से होती चली जाएगी, अब क्लास यहां से बड़ी होगी कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि। यही है संधि में सबसे महत्वपूर्ण, स्वर संधि जो है इसके जो 5 भेद हैं यही सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये मान लीजिए यण संधि, और एक होती है अयादि संधि। अयादि संधि, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी मैंने देखी है कि जिनमें लिख रखा था कि जी संधि के जो है वो होती है शॉर्ट ट्रिक्स। ज्ञान की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, और जो लोग शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में रहते हैं वो हमेशा शॉर्ट ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। वो कभी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं, उनका नंबर कभी नहीं आता है। तो आप तसल्ली में ज्ञान इतना अर्जित कर लीजिए कि कोई कुछ पूछे उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। समझ में आया ना? तो यहां आपको देखना है कि जो स्वर संधि है उसके प्रकार कितने हैं। आप यहां लिख भी सकते हैं कि ये
5 प्रकार की होती है स्वर संधि और पांचों प्रकार बच्चे यहां लिखे हुए हैं। नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 में यण और नंबर 5 में अयादि संधि। हाँ, मैं आपको इसकी पहचान जरूर बता सकता हूं कि कोई ऐसी चीज तो होगी भैया जो हमें पता लग जाए परीक्षा में, बिल्कुल पता लगेगा। तो आप इसकी पहचान लिख लीजिए, ये आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसकी भी पहचान है, इसकी भी है, इसकी भी है, सभी की पहचान आप देखेंगे। दीर्घ संधि में जो संधि होके शब्द बनेगा, जब संधि हो जाएगी, दो शब्द मिलके एक शब्द बनाएंगे, तो उसमें क्या आएगा? दीर्घ स्वर, एक तो आ आएगा, एक आपका बड़ी ई आएगा और एक आपका बड़ा ऊ आएगा। जहां आपको ये तीन दिखाई दें, वहां आप सीधे कह सकते हैं कि यहां दीर्घ संधि होगी। आ, ई और ऊ। मेल किसका होगा मैं अभी बताता हूं आपको, किस किस का मेल होगा। पहले आप जैसे यहां बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही सुंदर सा नोट्स कॉपी पे बनाइएगा, क्योंकि संधि बहुत आसान होने वाली है आपके लिए। अगर आप किताबी ज्ञान देखेंगे, किताब से सीखेंगे तो नहीं हो पाएगा। केवल आ जहां हो जाएगा, बड़ी ई जहां लगेगी और बड़ा ऊ जहां लगेगा, वहां पहचान कर लीजिए कि वहां दीर्घ संधि होगी। और ये भी तो दीर्घ स्वर होते हैं। कितने होते हैं दीर्घ स्वर? कमेंट्स में बताइए कितने होते हैं। गुड, करिए कमेंट्स फटाफट, मैं देखता हूं अभी। तब तक मैं आपको आगे इसकी पहचान बताता हूं। आप बताइए कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये मेरा प्रश्न है, समझ लीजिए आप। अब ये पहचान हुई इसकी दीर्घ संधि की। गुण संधि की क्या पहचान है? गुण संधि में होगा ए से एड़ी, ओ से ओखली और अर का मतलब है जहां रे ऊपर लग जाता है, ए ऐसे रे लग जाता है ऊपर, जैसे धर्म में लगा है। तो जहां अर होगा ये रे ऋषि से बनेगा। अभी मैं आपको बताता हूं, तो आप धीरे धीरे सीखिए सब चीजें। ये गुण संधि की पहचान है। ए से एढ़ी, ओ से ओखली, मतलब एक मात्रा होनी चाहिए, ये वाली मात्रा होगी और ये वाली मात्रा होगी। जहां एक मात्रा लगी मिले वहां गुण संधि होगी। आप केवल शब्द देख लीजिए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें एक मात्रा आ रही है। अगर ये वाली मात्रा है तो गुण है, और अगर आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ है तो वो दीर्घ संधि है। बिना पहचान के नहीं होगा। अब आई वृद्धि संधि। तो वृद्धि माने अधिक या कम? वृद्धि माने अधिक, तो यहां मात्राएं बढ़ेंगी। वृद्धि संधि में यहां जैसे एक एक मात्रा लगी हुई है, यहां होगा आई से ऐनक और औ से औरत, तो यहां मात्राएं डबल हो गई, अर्थात यहां ये वाली मात्राएं होनी चाहिए। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है, ये मान लीजिए आप, ये वाली। ये आसान क्यों है? क्योंकि जहां भी आपको ये दो मात्रा लगी मिल जाएंगी, जैसे कि सदैव, एकक, लोकेशना, औषधि, महाऔषध, ये बड़ी मात्राएं जहां आ जाएंगी वहां सीधा समझ जाइए कि वृद्धि संधि है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। अब जब शब्द चलेंगे, जब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न चलेंगे, तो वहां क्या आप ढूंढोगे? संधि विच्छेद करोगे क्या? नहीं होंगे। केवल मात्रा देखिए, एक है गुण संधि, दो है वृद्धि संधि। क्या मिला, कैसे मिला, इसमें हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्लास बड़ी शानदार होगी, शेयर कर दीजिएगा, पढ़िए, तसल्ली में सीखिएगा। अब यण संधि में, यण में इतना याद कर लीजिए, ये होता है ना, वे, ये, वे, रे। ये रे ले वे सुने होंगे आपने। तो ये रे ले वे में क्या होगा कि इसमें ले से नहीं बनेगा, लेकिन एक तो ये होंगे, और जहां भी ये होंगे, ये जरूर होंगे, ध्यान रखना। और इनसे जो भी इनसे पहले वर्ण होगा, पहला अक्षर आधा होगा। इनसे पहले जो अक्षर आएगा, जैसे प्रत्येक, तो प्रत्येक में ते यहां आधा बनेगा, ये आएगा प्रत्येक में, तो ये वे रे होंगे। इनसे पहले आने वाला जो अक्षर होगा बेटा, वो कैसा होगा? वो आपका आधा होगा। समझ में आई बात? तो ये यण संधि की पहचान है। अयादि संधि में
अय होगा, आय। कैसे याद करें? यहां से देखिए, इसमें स्वयं दे रखा है अय, ए ये, अय, आय, यहीं से बन जाएंगे अव, आव। अब ई के साथ संधि होगी तो अवी भी बनेगा, ऊ के साथ संधि होगी तो आवू भी बनेगा। तो ये अभी हम सब सीखने वाले हैं, लेकिन पहचान इतनी जबरदस्त है, अगर आप ये अच्छे से जानते हैं, आपको ये अच्छी तरीके से आता है कि इनकी जो पहचान है वो क्या है, तो समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता संधि सीखने से। आपको निश्चित रूप से ये संधि आ जाएंगी। ये केवल पहचान यहां लिख दी गई है, जितना आप याद कर सकते हो वो याद करें, बाकी बताया जाएगा कि कैसे होती हैं। तो स्वर संधि कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि किसको बोलते हैं? जहां स्वर का मेल स्वर से होता है। सबसे आसान आपकी वृद्धि संधि भी है, गुण भी आसान है। ये दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई और ऊ होते हैं। गुण संधि में एक मात्रा होते हैं। अब एक मात्रा देखिए, सबसे ये है ए, अर्थात एक मात्रा, और ये है आई, अर्थात दो मात्रा। जैसे केकई में आता है, केकई में ये आती है ना, तो इसको आई बोलते हैं, आई से ऐनक। ये है ए से एढ़ी, तो एक मात्रा, ये एक मात्रा, ये दो मात्रा, एक ये और एक ऊपर लग गई, तो इसको आई बोलेंगे, केकई। ठीक है, तो अब ये जो जहां भी दो मात्रा होंगी वो वृद्धि संधि होगी। ये वे रे और पहला अक्षर आधा होना चाहिए। अच्छा, आप ये वे रे भी याद ना कर पाए, केवल ये समझ लें कि एक लेटर आधा बनेगा, वो यण संधि है, आधा अक्षर बनेगा। इनमें आधा अक्षर कहीं भी मुश्किल ही आएगा, और आधा अक्षर इसमें पक्का आएगा, इसमें जरूर होता है। ये वे होंगे, इनसे पहले आधा अक्षर आ जाएगा। और अयादी में अय से शुरू करें, अय, आय, अव और आव। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, विस्तार से सीखते हैं कि स्वर संधि अब चलेगी हमारी। स्वर संधि अभी यहां नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, तो स्वर संधि में अब हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो दीर्घ संधि के उदाहरण सीखेंगे, बिना इसके ये बातें नहीं आने वाली हैं। अब चलेगी बात विस्तार से। देखिए, सच बात तो यह है कि जो स्वर संधि में जो मेल होगा, चाहे वो कितना ही हो, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये अब हमारा नंबर आ गया 1, दीर्घ संधि, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ। ठीक है बेटा, अब इनमें जो है ये यहां 1 2 3 4 5 6 वर्ण लिखे गए हैं। इन 6 वर्णों में ही पूरी दीर्घ संधि समाहित है। मेल जो होगा वो इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा और इन दोनों का होगा। और जो बनेगा, इनसे कितने प्रकार के शब्द बन सकते हैं? तो वो है 4। इसमें भी 4 मेल हो सकते हैं, इसमें भी 4 मेल हो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हमें दीर्घ संधि को अच्छी तरह पढ़ना है या पूर्ण ज्ञान इसका करना है, तो हमें ये 4 या 12 शब्द आने चाहिए। एक एक संधि, कम से कम एक एक उदाहरण तो हो। मैं तो चाहता हूं कि आप 2-2 करें, एक अपने आप करें। देखो, इसमें जो ए है, 4 कैसे होंगे भाई? एक तो किसी, इन दोनों का मेल किसी प्रकार से कर लीजिए। ए का मेल ऐसे कर लीजिए, ए का मेल आ से कर लीजिए, आ का मेल आ से कर लीजिए, या आ का मेल ऐसे कर लीजिए। इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब जैसे इन चारों का हुआ है, ऐसे ही इनका होगा, ऐसे ही इनका होगा। अगर आप इतना जानते हैं तो और तो कुछ भी नहीं है। आप अपने आप सीखिए ना। इससे क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से बनने वाला है आ। इन दोनों के मेल से क्या बनेगी? बड़ी ई। और इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। केवल मेल इसी प्रकार होना है। अब आपको समझना है कि जो दिया गया शब्द है उसका जो मेल हो रहा है, उस पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और जो आरंभ हो रहा है वो क्या है, उन दोनों का मेल होगा। तो जिस प्रकार से इन चारों का हुआ है उसी प्रकार से इन चारों का होगा। या तो छोटी ई से मिल सकती है, या छोटी ई बड़ी ई से मिलेगी,
मैं कोई ना शॉर्ट ट्रिक अपना रहा हूं ना बता रहा हूं, ये नियम है और यही शॉर्ट है। जो सीख जाओ वही आसान। और आपको बहुत ही कम में सीखना है तो जो पहचान बताई है आप केवल वहां से पहचान लेके चलो और आगे ना पढ़ो चाहे, और सीधा आप चैप्टर पे पहुंच जाओ तो आपके लगभग 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 100 में से 60 प्रश्न आप सॉल्व कर देंगे केवल मात्राएं देख के, लेकिन स्वर संधि के। और अगर आप इसको सीखते हो तो भाई फिर तो 100% ठीक होना ही होना है। तो हमें 100% सीखना है या 60%? 100 सीखना है, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। देखो इसका मेल छोटी से इसी से हो सकता है या इससे हो सकता है। अब इसका मेल बड़ी ई का या तो छोटी ई से मेल होगा, और या बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होगा। उसी प्रकार से ऊ के मेल हैं। अब तो आप खुद ही लिख लेंगे, अगर मैं ना भी लिखूंगा तो भी आप लिख सकते हैं कि छोटा ऊ से ही मिलेगा, या यह बड़े ऊ से भी मिल सकता है। ऐसे ही बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से होगा और बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से भी हो सकता है। लेकिन बनना क्या है वहां देखिए, जो पहले दीर्घ संधि की पहचान बताई है, तो पहचान में मैंने क्या बताया था कि या तो आ बनेगा, या बड़ी ई बनेगी, या बड़ा ऊ बनेगा। तो कहने का मतलब ऊ में बड़ा ऊ, ई में बड़ी ई, और ए और आ में आ बनेगा। इनके जो उदाहरण हैं वो हमें इसके भी उदाहरण सीखने की, ए का मेल कैसे होता है, ए और आ का मेल कैसे होता है, अब हम ये देखते हैं। चलें आगे, तो आइए देखते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में बनना क्या है, या तो आ बनेगा या बड़ी ई बनेगी। अब तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे बस कुछ ही देर में, या बड़ा ऊ बनेगा। लेकिन मेल कैसे होगा ये आप देखें। जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं धर्म प्लस अर्थ बराबर। अब आप बताइए धर्म में जो क्लोजिंग हो रही है, जो लास्ट हो रहा है, क्या आ पे हो रहा है या ए पे हो रहा है? तो वो जो यहां क्लोजिंग हो रही है वो ए पे हो रही है। ए धर्म, अगर धर्मा होता, क्या होता धर्मा, तो आ पे होती। प्लस स्टार्टिंग किससे उठी है, ऐसे, और ए मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो क्या यहां बनने वाला जो शब्द होगा वो धर्मार्थ नहीं होगा, धर्मार्थ ऐसे लिखा जाएगा, धर्मार्थ। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि जो ये जो रे होता है, ये वाला रे, तो ये रे हमेशा जिस पे लगता है उससे पहले बुलता है, तो ये यहां बुलेगा, यहां धे रे में धर्म जहां। बट यहां देखिए ये इसको ए ने पूरा किया है तो ए पे लग रहा है, ये मैं पे नहीं है, ए पे लग रहा है। अगर धर्मा लिख दे तो ये आ पे लगेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, किस पे लगेगा, आ पे लगेगा, ना कि ए पे लगेगा। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हमें देखना है कि किस प्रकार से संधि आगे बढ़ेगी, आनंद आएगा पढ़ने में। तो धर्म प्लस अर्थ, तो यहां संधि किसकी हुई, यहां हुई ए की, ऐसे। आगे देखें, अभी हम लिखते हैं जैसे हमने लिखा देव प्लस आल्य। अब ये आप बताइए क्या बनेगा, यहां संधि किसकी बनेगी, ये हुआ ए और मिला किससे है, आ से। भाई किसी से भी मिला लो, बनना तो आ ही है। अर्थात अब ये हमारा शब्द हो जाएगा देवालय, देवालय। ओके, तो आप तसल्ली में इन चीजों को समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक शब्द होता है, देखेंगे वीर प्लस अंगना, ये बहुत गलत होता है। अभी लेखपाल का जो परीक्षा हुई थी, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, ये उसमें आया है शब्द। और बनेगा क्या,
वीरांगना, वीरांगना। ये कैसे आया है और गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ था क्योंकि वहां जो संधि विच्छेद करना था वीरांगना का, और वहां संधि विच्छेद बच्चों ने किया वीर प्लस आंगना। आंगना नहीं होता। जो अंगना शब्द है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान से सुनना। अंगना, अंगना माने स्त्री, वीर माने बहादुर, बहादुर स्त्री, वीरांगना। इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो बच्चे क्या लिख देते हैं? वीर प्लस आंगना। तो ये कैसा हो जाता है? ये गलत हो जाता है। आंगना नहीं है। आंगना माने क्या होता है? आंगना माने तो आंगन होता है, चौक। लेकिन ये क्या है शब्द? अंगना। अंगना माने स्त्री, पर्यायवाची शब्द है, ध्यान से सुने आप। अंगना स्त्री को बोलते हैं, इसीलिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका वीरांगना। तो जो आ आने का कारण क्या है? आ आने का कारण ये है कि यहां मेल ए का है और किससे है? ऐसे है, इसीलिए तो क्या बना है? आ बना है। कहां है? ये रहा। आ है या नहीं है? तो ये वीरांगना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जहां भी आप देखेंगे तो वहां आपका क्या बन जाएगा? आ बनता चला जाएगा, चाहे मेल किसी का भी किसी से हो। और देखिए एक विद्या प्लस आल्य। आल्य माने घर। तो यहां मेल किसका हुआ? यहां मेल हुआ आ का। किससे हुआ? आ से। कोई परिवर्तन इसमें क्या होना है? बनना तो आ ही है। अर्थात शब्द हमारा ये बनेगा विद्या प्लस आल्य। विद्यालय के बाद आइए, अब हमने जो सीखा है, हमने सीखा आ के विषय में। पढ़ाऊंगा मैं पूरा, अब आपको देखना है क्या। आइए अब हम जानते हैं किसके विषय में? ई के विषय में, कि किस प्रकार से दीर्घ संधि में ई होता है, किस प्रकार बनता है। ये तो सब जानते हैं, सब बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक है जी, बड़ा ई होगा। लेकिन होगा कैसे? दीर्घ संधि में कैसे बनेगा, आप ये देखिएगा। यहां हमने किसके विषय में पढ़ा? आ के विषय में पढ़ लिया। अब हम ई के विषय में देखते हैं कि ई कैसे बनेगा, और फिर ऊ के विषय में देखेंगे, दीर्घ संधि संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जैसे अब हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिएगा कवि। अब आप बताइए, कवि में जो क्लोजिंग हो रही है वो कौन सी ई पे है? छोटी ई पे या बड़ी ई पे? कवि प्लस इंद्र, इंद्र। तो अब यहां ये जो ई है ये है छोटी ई, और ये भी क्या है? ये भी छोटी ई है। तो क्या बनेगा? क्या बड़ी ई नहीं बनेगी? बननी तो बड़ी चाहिए, क्योंकि यहां पहचान है कि बड़ी ई होती है। तो क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा बेटा के वे ई, और अंक की बिंदी दे, कविंद्र। तो यहां देखो, कवि पे यहां छोटी ई की मात्रा दे, बड़ी ई की मात्रा क्यों हुई? क्योंकि ये संधि का नियम है कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर दोनों बड़ी ई ही बनाएंगे। कोई सी भी ई मिल लो आपस में, बननी तो बड़ी है। एक और देखें आप, जैसे एक शब्द आया गिरी प्लस ईश। अब यहां ई कौन सी बनी? ये छोटी ई है, परंतु मिल रही है बड़ी ई से। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई सी भी दोनों ई मिल जाएं, बननी तो बड़ी ही है। अर्थात यहां हमारा शब्द बनेगा गिरीश। क्या बनेगा? गिरीश। हर नाम का जो अर्थ होता है वो संधि से ही तो निकलता है, और नाम हमें वही रखने चाहिए कि जो अर्थपूर्ण हो। ऐसे नाम जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता वो नाम शुभ नहीं होते हैं। यहां गिरि माने पर्वत, ईश माने ईश्वर, अर्थात गिरीश जो ईश्वर हैं पर्वतों के। समझ में आया? गिरी किसको बोलते हैं? गिरी किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का। खल के वचन संत सहे ऐसे, बूंद अघात गिरी सहे जैसे। जिस प्रकार से जो पर्वत हैं, बूंद अघात गिरी सहे जैसे, जिस प्रकार से पर्वत वर्षा की मार को सहन कर जाता है, बिना हिले ढुले वहीं रहता है, उसी प्रकार से मित्रों जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं,
उनके वचनों को संत सहज स्वीकार कर लेते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। जवाब कौन देने वाला है? समय। तो अभी जो आपसे कोई कुछ कह रहा है कहने दो, उसको बिल्कुल पर्वत बन के सहन कर जाओ, क्योंकि वो मूर्ख है, समय उसको जवाब देगा। आइए, तो गिरी पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, ईश का मतलब होता है ईश्वर, तो ये क्या बनेगा? गिरीश बनेगा। यहां छोटी ई का मेल बड़ी ई से हुआ और बड़ी ई बना। अब हम देखेंगे, शब्द लेते हैं जैसे कि योगी, योगी प्लस इंद्र, तो यहां जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अब हम सीधे भी लिख सकते हैं शब्द योगिंद्र। ये कैसे बना? यहां कौन सी ई आई? यहां हमारी आ गई बड़ी ई। मेल किससे हुआ? छोटी ई से। लेकिन भैया जी यहां आप देख रहे हैं, यहां तो बड़ी ई ही लगा है, तो ये तो बात पहले ही हो चुकी है कि कोई सा भी ई लगे बनना तो बड़ा ही है। अब देखिए और शब्द लीजिए आप, रजनी, प्लस ईश, ईश माने ईश्वर, तो क्या बनेगा? कैसे लिखेंगे हम? रजनीश, ऐसे लिखेंगे रजनीश। तो कौन सा ई मिला? बड़ा ई मिला। और किससे मिला? बड़े ई से मिला। तो बनना भी तो बड़ा ही है और बन भी रहा है। देखिए आप सब लोग, यहां कौन सा ई है? ये बड़ा ई है, यहां भी बड़ा ई है, यहां भी बड़ा ई है, यहां भी बड़ा ई है। तो दीर्घ संधि यही तो कहती है कि आप कोई सा ए या आ मिला लो, आ बनेगा, कोई सा भी ई मिला दो तो बड़ी ई मिलेगी, और कोई सा आप ऊ मिला दो तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऊ के। ठीक है बेटा, अब हमारे जो एग्जाम्पल चलेंगे वो चलेंगे दीर्घ संधि में आ का हमने पढ़ लिया, ई का हमने पढ़ लिया, और ऊ का अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम ये देखेंगे। अब बच्चे कह रहे होंगे कि आज तो कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं है। देखिए अध्याय ऐसा है, हाँ आप लोग जुड़े रहिए, बस आपका जुड़ना हमारे लिए वास्तव में उत्साह का काम करता है, बस आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे तो जो आपके ये कमेंट्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग जवाब देते रहे जो दे रहा है। ठीक है, जिसको पता है ऊ का अपने आप से कोई एग्जाम्पल आप बनाने शुरू कर दीजिए। लेकिन जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है उसका यहाँ एकाग्रता में भंग नहीं करना चाहता हूं। कमेंट्स में लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन जब बहुविकल्पीय प्रश्न चलेंगे मैं तब बोल दूंगा। बहुत बढ़िया, पूरी क्लास आप लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आइए देखिए किस प्रकार से हम देखते हैं। पहला हमारा जो एग्जाम्पल यहां होगा, जैसे हमने लिखा भानु, भानु किसका पर्यायवाची शब्द है ये बता दो। चलो भानु किसका पर्यायवाची शब्द बोलिए? भानु। अब तो समझ ही जाएंगे, उदय, ये आ गया। तो अब आप बताओ यहां मेल किसका हुआ? छोटे ऊ का। और मेल हो किससे रहा है? छोटे ऊ से, है ना? ये है ना उच्चारण का अंतिम वर्ण ऊ, भे आ ने ऊ, भानु प्लस उदय। अब बनना क्या है? ये वाला बनना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस शब्द को? भे आ ने ऊ दे ये, भानुदय, अर्थात सूर्य का उदय होना, राइजिंग द सन, है ना? तो भानु उदय, हाँ बिल्कुल सूर्य। बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, हाँ देखो 8 बजे डेली आप आ जाया करो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और नोट्स बनाइए। मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ कोई लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी, पहले से लिख के लेके आता और डायरेक्ट आपको ऐसे ही बता देता कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। सिखा रहा हूं, सीखा कैसे जाता है ये भी आप सीख लीजिए। जब तक आप अपनी कलम से कुछ नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान दें, कॉपी बना लें, नोट्स बनाएं, इनके उदाहरण लिखें। बहुविकल्प प्रश्न में जब सभी सम्मिलित हो आएंगे तो वहां आपको ये पहचान काम करेगी, आ है बड़ी ई है बड़ा हुआ, आप जवाब देंगे तुरंत कि ये स्वर संधि में भी नंबर 1 दीर्घ संधि है। ठीक है, हाँ हाँ, शब्द बहुत बच्चे हैं जिन्होंने भानु का मतलब सूर्य दिया है, मुझे जवाब बहुत अच्छा लगा है, देखिएगा आप। अगला हमारा है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ धातु, धातु
प्लस ऊष्मा। अब बताइए, तो ये जो हुआ मेल किसका हुआ? ये है छोटा ऊ, ये हुआ हमारा छोटा ऊ, प्लस ये बना बड़ा ऊ, और इससे जो बनने वाला है वो तो बड़ा ऊ ही है। तो आप क्या लिखेंगे यहां? यहां लिखेंगे आप धातुष्मा। धातुष्मा। अब देखने में लगेगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन वास्तव में तो ऐसे ही लिखा जाएगा। एक होता है गुरु उपदेश, दोनों ऊ देखिए कैसे आएंगे, गुरु प्लस उपदेश। ये वो हैं सवाल जो आते हैं। तो अब बड़ा ऊ लगेगा तो ऐसे लिखा जाएगा गुरु देश, गुरुपदेश। इसमें क्या है, ये छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, और बन क्या रहा है? बड़ा ऊ बन रहा है। कैसे अंतर देखेंगे? गुरु में देखें, अगर गुरु में ये है तो इसको आप समझेंगे कि ये छोटा ऊ है, और अगर रे के अंदर ऐसे लगा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये बड़ा ऊ है। बस इतना अंतर होता है यहां में और यहां में, ठीक है। एक होता है भू प्लस ऊर्जा। भू माने भूमि, ऊर्जा माने ऊर्जा अर्थात ऊष्मा, भूमि की ऊष्मा। तो इसमें ये वाला ऊ कौन सा है? बड़ा। इस बार जो मेल है वो दोनों बड़े ऊ का है। बेशक बड़े ऊ का आ जाओ, बनना तो यही है ना, ये तो पहले से यहां हो गया है कि यही बनेगा। तो अब इसमें क्या बनेगा? हमारा जो शब्द बनेगा बेटा वो बनेगा भूर्जा। ये तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है यहां, ये हुआ दीर्घ संधि में कौन कौन से आपके वर्ण बदलते हैं। तो ऊ हो गया, ये ई के उदाहरण हो गए हैं, ये आ के उदाहरण हो गए हैं। अच्छा, ये दीर्घ संधि कैसे पहचान, बहुत देखिए मैंने पूरा आपको बताया है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा इसका, आप तैयार रहें। अब मैं पीछे पता है आपको क्यों जा रहा हूं, कि मुझे एक गलती शुरू में लग रही थी, और वो गलती ये थी कि ये जो रे मैंने यहां बताया था, ये रे यहां नहीं चढ़ता, ये यहां चढ़ता है, बस ये थी। धर्मार्थ में जो रे चढ़ता है, अगर आ गया तो उस पे लगेगा, ई आ जाता तो उस पे आ जाता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी हमारी जो पूरी क्लास है वो क्योंकि लंबी हो जाएगी फिर क्लास, काफी हमने कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होती है कल 8 बजे। बिल्कुल देखना ना भूलें, जुड़ना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, बहुत जरूरी है। अगली क्लास में हम स्वर संधि के, जो कल क्लास चलेगी उसमें जो 4 बची हुई संधि हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम सोच रहे हैं कि संधि की 4 वीडियोज में पूरी हो जाएं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी क्या सीखना कि समझना है, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी, मुझे अनुमति दें। बहुत बहुत शुभ रात्रि आपको मित्रों। जय हिंद, जय भारत।